नए वक्फ कानून को लेकर दो मोर्चों पर संघर्ष चल रहा है। एक तरफ सड़क पर ऑपोजिशन जो है इसका विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि ये बिल जो है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएं लंबित है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां हैं, उनसे हम इस पूरे मामले पर तफसील से चर्चा करेंगे और उन दो बिंदुओं पर खासतौर पर पूछेंगे जिन पर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है। कौसर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये कि इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक सप्ताह का वक्त मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हम रिप्लाई करेंगे, लेकिन गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर यह सवाल पूछा गया क्या हिंदू धर्म में जो धार्मिक संस्थान हैं, ट्रस्ट हैं, उसमें अगर मुस्लिम की एंट्री दी जाती है तो क्या स्वीकार्य होगा उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि वक्फ जो है कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कौम की बेहतरी के लिए, एक सोशल वेलफेयर के लिए एक संस्था है। तो कोई दरगाह या मस्जिद की कमेटी नहीं है ये। आप ये बताइए, किसी कोर्ट में या फिर किसी जिले में, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर डीएम या फिर वहाँ के एसपी या डीसीपी अगर हिंदू हैं और दो मुसलमानों के बीच में विवाद हो जाए, क्या वो इंसाफ नहीं कर सकते उनके साथ? और गैर मुस्लिमों को इसमें इंक्लूड करना, तो देखिए जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेके चलना, तो इसमें क्या समस्या है? लेकिन उनका ये कहना है कि ये जातिगत मामले जो हमारे धर्म से जुड़े हुए मामले हैं उसमें ये हस्तक्षेप की तरीके, वो उनको लगता है कि हमारे धर्म में इंटरफेयर करने के लिए प्रयास किया गया है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल मैं कहूँगी बस जनता को गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि इसमें धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं, धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है। मेरी कई मुस्लिम स्कॉलर्स से बात हुई है और मतलब कोई ये इस बात का वैलिड जवाब दे ही नहीं पाया कि ये वक्फ धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई मस्जिद या दरगाह कमेटी नहीं है। मस्जिद या दरगाह कमेटी में अगर गैर मुस्लिम को जगह दी जाएगी तो फिर हाँ, वो ठीक नहीं, लेकिन ये तो कौम की बेहतरी के लिए, दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड नॉट एट ऑल अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आप लोगों से मिलती होंगी, समुदाय में आप जाती होंगी, एक बड़ा भ्रम ये फैलाया गया कि ये जो नया कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है, हालांकि दो प्रावधानों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा विवाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि इस बिल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको हम डिनाई नहीं करते, इसीलिए हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। जो जेपीसी के चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई ये तो बताए कि इस नए कानून से कैसे मस्जिद दरगाह कैसे छीन लेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये ओवैसी, ममता बनर्जी, ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी ये सड़कों पर हंगामा क्यों कर रही है? ये देखिए, बस देखिए ओवैसी साहब के बारे में तो मैं मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो खुद जेपीसी में इस कमेटी के में उसके मेंबर रहे हैं। ही इज बीन अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। मुझे तो ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब ने तो मतलब कौम को भड़काने का ठेका ले लिया है। जब भी कौम के हित में कोई काम होता है तो उन्हें पहले उसका विरोध करना होता है। ये जो है ना उस कैटेगरी के लोगों में है, मतलब जिसको कहेंगे हैबिचुअल ओपोनेंट। मोदी जी ने कुछ भी किया है, उनको आंख मूंद के उनको विरोध करना है। वो उसके पीछे ठोस तथ्य या फिर एक्चुअल फैक्ट्स क्या वो बाद में देखेंगे, बट विरोध पहले वो करेंगे। ओवैसी साहब जो है उनको जो है मतलब वो जो एक कट्टरपंथी सोच और एक तालिबानी शासन है ना, वो चाहते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री साहब जो है एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम 21वीं सदी में है। मुसलमान कौम के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो पिछड़े मुसलमान हैं जिनको किसी ने पूछा नहीं, आप देखिए ना, अहमदियाज, बोराज, अदर ओबीसी मुस्लिम्स जिनका नाम निशान कहीं नहीं था, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो उनको समस्या क्या है? आपने तस्वीरें देखी होंगी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, इस तरीके से गाड़ियां जलाई जा रही हैं, जो हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं। बिल पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, लेकिन इस तरीके की हिंसा को प्रमोट करना, उस पर एक्ट ना करना,
इसको कैसे देखती हैं? देखिए बंगाल में तो मैं कहूँगी ममता जी तो शुरू से ही तुष्टीकरण की सियासत करती हैं। जब मामला कोर्ट में है तो आपको क्या ज़रूरत है ये हिंसा वगैरह सबको करवाने का? उपद्रवियों को ममता जी की शय है, जाहिर सी बात है भाई, वो खुद खड़ी है उनके साथ। और जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में फिलहाल, मैं तो कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ पे। आप मांग करती हैं कि जी प्रेसिडेंट हाँ, क्योंकि जो स्थिति है एंड मतलब ये जो ममता जी पर ही क्वेश्चन उठाता है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका शासन है राज्य में और आपकी सरकार फेल है कंट्रोल करने में वायलेंस। सो दिस क्वेश्चन योर एबिलिटी एज ए सीएम, आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में जाती होंगी, उनसे बातचीत करती होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है, 2 प्रोविज़न पर सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। ये जो वक्फ बाय यूज़र है उसको लेकर ये कहा गया कि जो पुरानी मस्जिदें हैं हमारी 300-400 साल पुरानी, उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हम कैसे कराएंगे, उसकी डीड के डॉक्यूमेंट्स कैसे कराएंगे। ये सरकार जो है इस कानून को लाकर बहुत सारा फसाद जो है वो खड़ा करना चाहती है। तो वक्फ बाय यूज़र पे आप लोगों का कैसे इसको डिफेंड करेंगे आप लोग? देखिए सबसे पहली बात तो कि रोक लगाई गई ये कहना गलत है। ये है कि 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का हमें सम्मान करना चाहिए और जब सरकार अपना जवाब रखेगी तो उस वक्त इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ तक मस्जिद और इबादत गाहों का सवाल है, ये उन्हें छीनने के लिए नहीं है या उनकी सुधार का कानून नहीं है। तो प्लीज़ मेरी ये विपक्ष से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गुमराह मत करिए लोगों को, डोंट स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव्स। मस्जिद या इबादतगाह से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है अवैध कब्जों को रोकने के लिए ये कानून है। और दूसरा ये वक्फ बाय यूज़र वाली जो बात है, देखिए जहाँ कोई विवाद नहीं है तो वहाँ तो कोई सबूत तो नहीं मांग रहा, लेकिन जब विवाद है, जब 2 पक्षों के बीच में विवाद है तो जाहिर सी बात है समाधान के लिए तथ्य और सबूत तो चाहिए होंगे ना। इसमें कौन सी नई बात है? तो इसमें क्या समस्या है? तो ये बातें क्यों समझ में नहीं आ रही? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को, इस जैसे CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ, फॉर्म लॉ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, इस बिल पर भी कोई ऐसी योजना आपको दिख रही है विपक्ष की जो प्रोटेस्ट को लंबा चलाया जाए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके? देखिए प्रोटेस्ट और इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कौम की बेहतरी नहीं चाहते हैं एंड दोज हु इंडल्ज इन वोट बैंक पॉलिटिक्स, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कौम के नाम पे जो अपनी दुकान चला रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये कानून आएगा तो पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता आएगी, चीज़ें और क्लियर होंगी। तो उससे बहुत लोगों को, मतलब जिन्होंने इलीगल कब्जे किए हुए हैं, उनको समस्या होगी। तो फिर उनका क्या होगा? उनकी दुकान बंद हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बिल के 2 प्रावधानों पर 1 सप्ताह में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसको विपक्ष अपनी जीत के रूप में देख रहा था कि 2 पर सुप्रीम कोर्ट ने एंटरिम रोक लगाई है। लेकिन ये कहना कि पूरा का पूरा जो कानून बनकर इम्प्लीमेंट हुआ है वो असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगा दे, ये कितना जायज़ है? क्योंकि सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि भाई कानून बनाने का हक तो पार्लियामेंट को है, कानून सही बना है या नहीं बना इसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन केंद्र के बनाए हुए कानून को रोक लगाना, आपको लगता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? देखिए ये जो पूरा कानून बना है या फिर जो ये पूरा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये मैं कहूँगी मुसलमान कौम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उठाया गया है। और इसका प्रभाव अब आने वाले समय में कौम की बेहतरी के रूप में आप देखेंगे। जब वक्त के पास इतनी संपत्तियां हैं, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। आप देखिए कौम की क्या हालत है। तो जब संपत्तियों का मूल्यांकन होगा, सही से आइडेंटिफाई की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो कौन बेनिफिट करेगा? मुसलमान कौम ही बेनिफिट करेगी ना। तो ये काम जो व्यक्ति वाकई में मुसलमान को मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है
और उन्हें जो है मेन स्ट्रीम में लाके सब मतलब उनके वेलफेयर के लिए सोचता है वही करेगा ना। जो लोग केवल उन्हें इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सत्ता अपनी कुर्सी के लिए, वो जाहिर सी बात है बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। उनको बहुत समस्या होगी इससे। अब आप देखिए महिलाओं की भागीदारी की जो बात हो रही है वक्त में, उस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं, तो कई लोग महिला विरोधी हैं। आप मुझे बताइए ओवैसी साहब की पार्टी में एक भी महिला का नाम मुझे बता दीजिए आप, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया है। भाई महिलाएं आएंगी तो नए विचार आएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और महिलाएं और ज्यादा सशक्त और महसूस करेंगे, बिकॉज दे विल बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, सो दे विल फील मोर एम्पावर्ड। तो इसमें क्या बुराई है। और जहां तक इस्लाम की बात है तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि देखिए इस्लाम में महिलाओं का खास स्थान है। इस्लाम में जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। पैगंबर साहब की जो पत्नी थी वो एक बहुत कामयाब व्यापारी थी और एक सशक्त महिला थी। तो इस्लाम के अनुरूप ही जो है सरकार महिलाओं को इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रही, तो क्या समस्या है। तो चलिए कौशल जहां हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, लेकिन ये बातें विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा कि इस बिल के जो बहुत सारे प्रावधान हैं वो मुस्लिमों के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, लेकिन विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसमें उनको वोट बैंक की जो पॉलिसी है वो दिखाई दे रही है। दिखाना ये है कि सरकार जो है मुस्लिमों के अगेंस्ट में काम कर रही है ताकि एक वोट बैंक को मैसेज दिया सके।